अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में सॉलिड सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 इन दिस लेक्चर। एक्चुअली जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी ख़ास अटेंशन रिक्वायर्ड थी, ऑल दो इनके कुछ रीजंस हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज़रा बेहतर आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सॉल्ट के क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, क्लीवेज हो जाती है उनकी, जब उनको स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, फोर्स लगाई जाती है एक्सटर्नली। जबकि मेटल्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्रैक नहीं होती, उनमें फ्रैक्चर नहीं आता, उनमें क्लीवेज नहीं डेवलप होती, बल्कि वो क्या करती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं, शेप चेंज कर लेती हैं, यानी कि उनमें डक्टिलिटी और मेल्यूबिलिटी होती है। इसकी वजह क्या, फ़र्क बताएं। देखें, जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस, यानी कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर डिफरेंट लेयर्स बना रहे होते हैं। वो डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ जुड़ी होती हैं। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है और आपने फोर्स अप्लाई की, तो ये वाली लेयर स्लाइड करेगी नीचे वाली लेयर के ऊपर। तो जब ये लेयर इसके ऊपर स्लाइड करेगी तो होगा क्या, होगा यूँ कि ऊपर वाली लेयर के जो आयंस हैं वो अपनी लोकेशन चेंज करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। देखें कैसे लोकेशन चेंज करते हैं, हम इन आयंस को मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। वो जो हमारा पॉजिटिव आयन था शुरू में वो आगे आ गया, तो पॉजिटिव आयन के आगे आने से होगा क्या, ये पॉजिटिव आयन थोड़ा आगे आ गया फोर्स लगाने पे, यानी कि पहले उसकी लोकेशन ये थी, अब वो इससे फोर्स लगाने पे थोड़ा सा आगे आ गई ऊपरली लेयर, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। हो क्या रहा है कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। जब सेम चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के डेवलप होने से होगा यूं कि जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट आने से रिपेल करेंगे और ये लेयर्स में क्रैक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो दे विल बी क्रैक्ड। तो अगर उनकी मैं शेप बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, और ये पॉजिटिव, इनमें अब क्रैक आ गया। ये मैं फासला शो किया है, ये वाला, ये एक्चुअली क्रैक है। जो इनमें क्यों आया, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाई तो लेयर्स के सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, जिसकी वजह से इनमें क्रैक इंट्रोड्यूस हुआ, क्लीवेज हो गई आसान लफ्ज़ों में। मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता, मेटल्स की जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं मेटल के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। मेटल के पॉजिटिवली चार्ज आयन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ एक कोहेसिव फोर्स की वजह से सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और ये अपनी जगह पे मेंटेन होते हैं। ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर के जो डॉट्स हैं ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके वजह से ये मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इन मेटल्स के एटम्स के दरमियान। अब हो यूँ रहा है कि इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मेटल क्रिस्टल की ये सर्टन शेप है। जब आप फोर्स लगाएंगे, मसलन आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई की इधर, आप ऐसा करें, ये जो ये वाली लेयर है हमारे पास, लेयर इसे कह लें ए, इसे कह लें बी। ए पे जब हमने फोर्स अप्लाई की ना तो ए वाली लेयर थोड़ी सी आगे चली गई, ये पॉजिटिव चार्जेस थोड़े से आगे चले गए जो ऊपर वाली लेयर के हैं, और बी वाली लेयर के पॉजिटिव चार्जेस पीछे रह गए। लेकिन इनमें ऐसा नहीं हुआ, इनमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये ऑपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। इसमें सिंपली एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर गई है, जिसकी वजह से इनकी शेप तो डीफॉर्म हो गई है लेकिन क्रैक नहीं इंड्यूस हुआ। सो इनमें क्रैक तभी इंड्यूस होता जब, अगर आप देखें, ए और बी की जो लेयर्स हैं उनके जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड के अंदर आए हैं, तो इसमें क्रैक इंड्यूस हो जाता। सो हम यहाँ लिखेंगे
in ionic solids the same charges come opposite to each other. That is why they repel each other and crack is introduced in that crystal and that crystal fractured. But when we apply the stress in metals, the layers slide over each other. Layers in metal can slide over each other, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाती है, वो मेटल्स की तरह आयनिक कंपाउंड की तरह क्लीवेज नहीं होती, उसमें फ्रैक्चर नहीं आता, उसकी लेयर्स टूटती नहीं है, जिस तरह के आपकी आयनिक कंपाउंड में लेयर्स टूटी हैं उस तरह मेटल्स के अंदर नहीं होता। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट्स व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन। एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, वो नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक आयन को सराउंड कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस that can surround a given ion। गिवन आयन को जितने नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस सराउंड कर रहे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल लें, हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी स्पेस डेवलप करते हैं। यह है सोडियम आयन, इसको टोटल 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे होते हैं। कैसे? एक क्लोराइड आयन इस साइड पे, एक क्लोराइड आयन इस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, एक अप एक डाउन, एक इसकी फ्रंट साइड पे होगा। अगर मैं ये एक्सिस बना लूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इसकी बैक साइड की डायरेक्शन में। तो टोटल सोडियम को 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे हैं। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कैट आयन, ये कैट आयन है ना पॉजिटिवली चार्ज, इज 6 इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। स्टूडेंट एक बात समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर बड़ा होता तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा सराउंड करते हैं। असल में ना कैट आयन टू एन आयन रेशो जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस बात के लिए कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। हर कोऑर्डिनेशन नंबर हर जगह नहीं चल जाता। मतलब सीरियम क्लोराइड अगर मैं लिखता हूँ तो सीरियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होगा, हालांकि क्लोरीन ही अटैच है सीरियम से, मगर सीरियम सोडियम के मुकाबले में एक लार्ज आयन है। मसलन अगर सोडियम का ये साइज़ है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन का, कैट आयन का, तो सीरियम का इससे लार्ज आयन चार्ज होगा। तो ये आप CS लिख लें, पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब इसको जो कवर करेंगे क्लोराइड आयन्स, वो नंबर तादाद में ज़्यादा होंगे। सीरियम आयन को जो सराउंड करेंगे क्लोराइड आयन्स, वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि सीरियम आयन का या सीरियम कैट आयन का जो साइज़ है वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। जो सीरियम आयन को सराउंड करते हैं वो करते हैं 8 क्लोराइड आयन। ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि सीरियम का साइज़ लार्ज होता है। तो सीरियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो सीरियम को सराउंड करने वाले आयन्स हैं वो हैं टोटल क्लोरीन के 8 क्लोराइड आयन्स। असल में ये डिपेंड करती है रेशो पे, कैटाइन रेशो टू एनाइन रेशो पे। जो कैटाइन रेशो टू एनाइन रेशो है फॉर सोडियम टू क्लोराइड इज डिफरेंट फॉर सीजियम टू क्लोराइड। अगर तो कैटाइन रेशो 0.732 से अराउंड 1 के दरमियान होगी तो
उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे सब्सटेंसेस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा उसमें, सॉरी आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। अगर तो जो हमारी कैटाइन टू एनाइन रेशो है वो होगी 0.4142 टू 0.732 के दरमियान, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो अराउंड 6 आएगा। सो सोडियम क्लोराइड की जो होती है रेशो कैटाइन टू एनाइन वो 0.695 के अराउंड होती है। तो ये रेंज जो फॉल करती है वो करती है इस रेशो में, तो लिहाजा उसका अपेरेंटली और फ्रॉम एक्सरे एनालिसिस, एक्सरे डायफ्रैक्शन जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है वो 6 ही निकलता है, जबकि सीरियम चूंकि उसकी रेशो ज़्यादा है सोडियम टू क्लोराइड आयन, ठीक है, सीजियम टू क्लोराइड आयन रेशो की वैल्यू सोडियम टू क्लोराइड आयन रेशो से ज़्यादा है, लिहाजा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Now the question number 11 states that the give examples of ionic solid, molecular solids and covalent macromolecular solids. What are the factors which determine whether each of these types of solid will dissolve in water or not? Okay, ionic solids जो हैं हमारे पास ionic solids की example हैं, ionic solids NaCl, cesium chloride, पोटाशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो एग्जांपल है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एंड द कोवेलेंट सॉलिड्स वी हैव आर एक्चुअली बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ना तो क्वेश्चन इज इनमें कौन से वो फैक्टर हैं जो बताएंगे कि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं कि नहीं। आयनिक सॉलिड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस एंड दोज आयंस आर एक्चुअली पोलर। तो यूजुअली आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। बट मॉलिक्यूलर सॉलिड में फैक्टर वो कौन से हैं जो डिफाइन करेंगे कि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं कि नहीं होते। देखें, अगर तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, जैसे कि आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्चुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आयनिक सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मतलब आयोडीन फॉर एग्जांपल, तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। शुगर भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, शुगर, और ये बना है पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर, लिहाजा ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में यूजुअली यही कहा जाता है कि ये वाटर में डिजोल्व तब होंगे जब आप मॉलिक्यूल की नेचर देखें। अगर तो मॉलिक्यूल जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड बना रहा है वो पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कोवेलेंट सॉलिड्स आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक और वजह भी है। ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ना, ये होते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स, इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, और इनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक एक्सटेंडेड नेटवर्क की स्ट्रक्चर में होता है, लिहाजा इनको ब्रेक करना और डिसॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है। डेट इज़ वाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी बात यह है कोवेलेंट सॉलिड डिसॉल्व हो भी सकते हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि लेकिन ऐसे कोवेलेंट सॉलिड्स भी होते हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैडमियम आयोडाइड। कैडमियम आयोडाइड इज़ अ कोवेलेंट सॉलिड विच कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ईथर वगैरह ले लें। असल में बात यूँ है कि कोवेलेंट सॉलिड ना, एज आई टोल्ड यू, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जो मोस्टली कोवेलेंट सॉलिड्स को पोलर और नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्व नहीं होने देता, लेकिन कुछ कोवेलेंट सॉलिड अपनी नेचर की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, कोवेलेंट करैक्टर की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जिसकी हमने कैडमियम आयोडाइड एग्जांपल दी है। सो द फैक्टर विच डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी is actually polar and non-polar nature in molecular solids. The giant molecule nature of covalent solid will not let them dissolve in
आइदर पोलर और नॉन पोलर, यानी कि वाटर एंड एनी अदर कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे कोवलेंट सॉलिड होते हैं जैसे कि कैडमियम आयोडाइड, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता क्योंकि उसकी वाटर से पोलर नेचर नहीं मिलती, बल्कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर वगैरह में डिजोल्व हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे और उनके पीछे रीजन और लॉजिक भी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।